हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर पॉइंट। आज हम इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वापस से सीखने वाले हैं। जैसे हमारी जो सीरीज चल रही है एग्जाम पर्पस से ही हम सारे वीडियोस अब हम अपलोड कर रहे हैं। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका गारंटीड 5 मार्क का क्वेश्चन आता ही है। और पिछले 3 एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे 10th बोर्ड में, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा ही कोई ना कोई एक सेट में। अब ये क्वेश्चन कौन से स्पेसिफिक चैप्टर से है, जो चैप्टर में बताने वाला हूं वो थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट भी होता है, वो नहीं बन पाता है उनसे। ज्योमेट्री नेचर इसमें थोड़ा सा आ जाता है। तो आपको पता चल गया होगा जब मैं ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर ट्राइंगल्स, जिसमें हमको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को डील करना होता है। और उन सब कॉन्सेप्ट्स में से एक जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे बेस्ड आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो है थ्योरम थेल्स, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, जिसको हम जनरली बोलते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि हम किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को देखें अगर सिमिलैरिटी के, तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अप्लाई वो हो जाती है। और एक क्वेश्चन गारंटीड, आप प्री एनुअल एग्जाम की बात करें, हाफ ईयरली एग्जाम की बात करें या एनुअल एग्जाम की बात करें, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पे थेल्स थ्योरम को प्रूव करने को आता है कि ये थेल्स थ्योरम बनी कैसे, क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया इसको बनाने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए। और अगर ये थ्योरम ही आपको नहीं आती तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन तो कतई आपको समझ नहीं आएंगे। तो ये थ्योरम मैं आपको सिंपलेस्ट वे में समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप इसको इतने अच्छे से लर्न करें कि आपके पूरे जो 5 मार्क है या 4 मार्क का जो क्वेश्चन बनता है वो 100% आपका सही हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। थेल्स थ्योरम क्या है, बीपीटी थ्योरम क्या है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें बीपीटी, तो बीपीटी का बेसिक मीनिंग होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये रेशियो और प्रोपोर्शन पे बेस्ड एक ट्राइंगल की थ्योरम है जिसका जनरली हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ट्राइंगल में। और सिमिलैरिटी की हम बोल सकते हैं जान ए थ्योरम। बिल्कुल सिमिलैरिटी अगर आपको समझना है या अच्छे से पढ़ना है तो ये थ्योरम तो आपको आनी ही चाहिए। तो ये थ्योरम क्या है एक्चुअली, क्या समझाने की कोशिश की गई इस थ्योरम में, क्या फंडामेंटल लॉजिक है इसमें, कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम थोड़ा पहले समझते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि मान लीजिए एक ट्राइंगल आपके पास है लाइक दिस। ठीक, इसकी 3 जो हमने वर्टाइसेस दे दी ए बी सी। इसमें ये कहा गया है, इस पर्टिकुलर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है कि यदि इस ट्राइंगल में एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो कि ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल हो, जो ट्राइंगल के इनसाइड हो, एक ऐसी लाइन इसमें ड्रॉ की जाए जो ट्राइंगल की इस साइड या इस साइड किसी के भी पैरेलल हो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। तो ये बात गिवन है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ये आप इस तरफ भी बना सकते हैं, इस तरफ भी, जैसा आपको ठीक लगे। ये प्रॉपर एक फॉर्मेशन होता है, मैंने उसी में इसको ड्रॉ किया है। तो ट्राइंगल में कोई एक लाइन जो थर्ड लाइन के पैरेलल हो, तो आप देख रहे होंगे इसको पैरेलल बनाने के लिए इन दोनों लाइंस पे ये कट कर रही है यहां पर, और यहां इंटरसेक्ट कर रही है इन पॉइंट्स में। ठीक है, तो इनको हम नाम दे देते हैं डी और ई। ठीक है, जहां पे ये इंटरसेक्शन बना, तो ये जो लाइन यहां पर बनी जिस जो कि पैरेलल है बीसी के, दैट इज गिवन। तो इनका कहना पड़ता है कि जो ये 2 पार्ट हो गए इस लाइन के, एडी और डीबी और एई और ईसी, ये जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ये आपस में प्रोपोर्शनल बनेंगे, या आपस में इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल रेशियो होगा। अब इसका क्या सेंस है, इसका सेंस है कि अगर इफ, सीधा सीधा लॉजिक है यहाँ पे, इफ डी जो है वो पैरेलल है बीसी के, तो आप ये बात को प्रूव कर दीजिए कि जो एडी और डीबी का जो भी रेशियो होगा वो बराबर होगा एई और ईसी के रेशियो के। मतलब कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये लाइन इसको कट करेगी कि ये जितना टुकड़ा होगा और ये जो पार्ट होगा, इनका जो रेशियो बनेगा इक्वल नहीं होंगे, इनके रेशियोज इक्वल होंगे। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि एडी इक्वल टू एई हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। या डीबी इक्वल टू ईसी, ऐसा नहीं कह रहे हैं। एडी और डीबी का जो रेशियो बनेगा वो एई और ईसी के रेशियो के बराबर ही बनेगा। ये चीज ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, तो यहां पर हम इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करेंगे कि हाँ अगर ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि गिवन है पैरेलल, ठीक है, ये पार्ट आपको गिवन है, मैं जी लिख रहा हूं, दैट इज फॉर गिवन। तो हम प्रूव करते हैं कि ये पार्ट कैसे प्रूव करना है, ठीक है। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, यही पूरा कॉन्सेप्ट थेल्स थ्योरम या थेल्स या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का है। तो देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी हमको, ये फंडामेंटल डायग्राम हमारे पास है। तो क्या चीजें होंगी, हर ट्राइंगल की अपनी कोई हाइट होती है, ठीक है, एल्टीट्यूड जिसको हम बोलते हैं, हाइट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे ही जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, यहां पे हम सबसे पहले एक इमेजिनरी हाइट ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट डी से एक इमेजिनरी हाइट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये बॉक्स बनाया है 90 डिग्री का, क्योंकि हाइट हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे ही बनती है। हाइट मतलब स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल जो स्ट्रेट होती है, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री की, उसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। एक डी एम हम नाम देते हैं इसको, ठीक है। और एक और मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा लाइन पॉइंट ई से, एक और जो है इसकी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, डी ई एम, इसका कुछ भी नाम दे दीजिए, एन दे दीजिए, ठीक है। तो दो एल्टीट्यूड, दो हाइट हम बोल सकते हैं हमने यहां पर ड्रॉ करी जो इस ट्राइंगल की है। उसमें बेस एक बार लिया हमने, एडी बेस लिया, और एक बार एई बेस हमने यहां पर यूज किया हुआ है, ठीक है। अब हमें कुछ और कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी इस ट्राइंगल में, तो हम कुछ चीजें ड्रॉ कर देते हैं, ज्वाइन कर देंगे इनको, बी को हमने ज्वाइन किया, ठीक है, और इसको हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये चीजें ड्रॉ करने के बाद अब हम हमारे ट्राइंगल की तरफ मूव कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से इसको देखिएगा, पेन पेपर लेके बैठिए, एक एक चीज में कंसेप्ट समझाऊंगा कि क्यों लाइन ऐसी हुई, इक्वल क्यों है, पैरेलल क्यों है, एक्स वाई जेड जो भी इसका बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है। तो हम ध्यान से देखते हैं अब करना क्या है, स्टेप क्या रखे, सोचे कैसे। तो इसमें आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल की मदद लेनी है। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, जिसको हम बोलते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की मदद से हम एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सबसे पहले हम यूज करेंगे कौन से ट्राइंगल का, ट्राइंगल करेंगे हम यूज इन ट्राइंगल एडीई। एडीई ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं एग्जाम पर्पज से आपको बता दूं, क्योंकि ये चीजें कंस्ट्रक्शन आपने खुद ने किया है इसमें, तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन में जब करेंगे तो एग्जाम में जरूर लिख के बता दीजिएगा कि आपने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है। तो कंस्ट्रक्शन में आपने करा है डीएम जो है, डी पैरेलल बीसी, ये तो लाइन आपके पास है ही, लाइन पैरेलल है। तो आपने डीएम जो है वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, एई के, है ना, ये परपेंडिकुलर का साइन है। फिर आपने क्या किया है इसमें, एनई जो है वो परपेंडिकुलर है, अगेन किसके परपेंडिकुलर है, एडी के परपेंडिकुलर है ना। एडी या पूरा आप AB भी लिख दे तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, परपेंडिकुलर लाइन स्ट्रेट 90 डिग्री की है ना। देन आपने किस किस को ज्वाइन किया है, ज्वाइन D टू C एंड देन ज्वाइन किया है आपने B टू E या E टू B, किसको भी आप बोल सकते हैं, कोई खास इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जनरल इंफॉर्मेशन है कि आप बता दीजिए, क्योंकि आपने खुद ने कंस्ट्रक्ट की, गिवन नहीं थी क्वेश्चन में, आपने अपने क्वेश्चन को बनाने के लिए की है, तो आपने इसको लिख दिया। नाउ मूव टू द पार्ट जो हमें करना, एडीई ट्राइंगल। एडीई को देखेंगे, एडीई में क्या है, एडीई में हमने देखा कि हमें लगाना है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल में हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बहुत ही फंडामेंटल कन्वेंशनल फॉर्मूला ट्राइंगल का है। अब बोलेंगे यहाँ सर कैसे यूज करें, नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा देखिए, एडीई ट्राइंगल में आप बेस एडी को भी मान सकते हैं, बेस ए को भी मान सकते हैं, बेस एडी को भी मान सकते हैं, बेस ए को भी मान सकते हैं। अब स्टूडेंट पूछते हैं फिर सर डी को क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि कहीं पर भी यहाँ पे डी को हमें प्रूव नहीं करना है। तो यहाँ देखिए अब डी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डी का यूज कहीं नहीं करेंगे, एडी का करेंगे एक बार हम, फिर बाद में ए का करेंगे, क्योंकि एडी की भी रिक्वायरमेंट है और ए की भी रिक्वायरमेंट है। तो जो आंसर में चाहिए उसके हिसाब से क्वेश्चन को हम ट्रेवल करवाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आप देखिए यहाँ पर हाफ इंटू बेस, तो बेस आपका आप देखें तो लेट से मैंने एडी बेस यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अगर एडी मैं बेस मान रहा हूं, ध्यान से देखिए, एडी अगर बेस मान रहा हूं तो उसके सामने हाइट कौन सी होगी, एनी, हाइट तो ये होगी, उस बेस पे क्या परपेंडिकुलर वही उसके लिए हाइट होगी, तो हाइट इसके लिए क्या होगी, एन ई, ठीक है। ये आपने इक्वेशन 1 नाम दे दिया यहाँ पे ट्राइंगल का, है ना।
एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया आपने एडी। ठीक है, इक्वेशन 1 बहुत बेसिक, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब हमें एडी तो मिल गया, देखिए हमारे पास एडी तो आ गया, अब हमारे पास डी भी अवेलेबल नहीं है। डी भी अवेलेबल नहीं है तो डी भी कहां से लाएं, कैसे लाएं? तो मैंने कहा हमने ये नीचे एक जो ट्राइंगल ड्रॉ किया है, थोड़ा इसे देखते हैं। डी बी ई ट्राइंगल को जरा देखो, ठीक है, अच्छे से देखो डी बी ई ट्राइंगल को, क्या दिख रहा है आपको डी बी ई ट्राइंगल? तो यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल डी बी ई। ठीक है, डी बी ई ट्राइंगल में आपने देखा कि यहां पर भी एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ, अब बेस क्या लें? तो मैंने कहा देखिए हमें क्या चाहिए, डी बी। एक ट्राइंगल की तीनों साइड उसकी बेस हो सकती है, और आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है आप उसको देखिए। ना ही क्वेश्चन में बी की रिक्वायरमेंट है, ना ही डी की, तो डीबी को बेस मान लेते हैं। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे कि सर हाइट को क्या माने? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस थ्योरम में जो बच्चों को नॉर्मली नहीं समझ आता है, जो मैं अभी हाइट कंसीडर करूंगा। मुझे बताइएगा आप कमेंट करके कि एग्जैक्ट इसका रीजन क्या है। वैसे मैं बताऊंगा उसका रीजन, आप भी कोशिश कीजिएगा बताने की कि इसका हाइट क्या होगा। अगर मैं इस ट्राइंगल में कहूं, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में कहूं मैं आपको, ध्यान से देखिए, ये जो दिख रहा है आपको डी बी ई है ना, और इसमें मैं कहूं कि इसकी हाइट एनी होगी, एनी, एन ई। अब आप मुझे बताइए कि एनी कैसे होगी? ट्राइंगल हमने कौन सा चूज किया, जरा देखें, डी बी ई, और हाइट एनी तो बाहर की तरफ ट्राइंगल में ही नहीं है, उस ट्राइंगल का पार्ट ही नहीं, फिर भी मैंने एनी लिख दिया। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को 2 मिनट पॉज करके कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं पहले आपको 9th क्लास का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स से मान लीजिए कि आपके पास कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये तीनों एक ही लाइन में है, कुछ पॉइंट्स कुछ ऐसे, ठीक है, ध्यान से समझते हैं इसको। ठीक है, ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये एक पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है यहां पर। मान लीजिए मैंने यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ठीक है, और ये लाइन चल रही है ऐसी। अब यदि मुझे कोई कहे, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, मान लीजिए, है ना, ये पैरेलल लाइन से बिल्कुल बिल्कुल सीधी रेखा है। और पैरेलल लाइन की खास बात क्या होती है कि उनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, तभी तो उनको पैरेलल बोलते हैं। उनको पैरेलल इसलिए नहीं बोलते हैं कि वो लाइन सीधी सीधी चल रही है, उनकी लाइन का पैरेलल होने का कारण है कि उनके बीच की कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, वो ना बढ़ती है ना घटती है, तभी तो वो लाइन्स पैरेलल हो जाती है। तो अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, इनके बीच की दूरी थ्रू आउट कांस्टेंट है, तो यदि मैं कहूं कि ये जो ट्राइंगल यहां बन रहा है, इसकी टॉप पॉइंट यहां है, बॉटम पॉइंट यहां है, तो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस यही है इसके बीच की। ठीक है, तो अगर मैं यहां एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच दूं 90 डिग्री की, जो कि ट्राइंगल का बिल्कुल पार्ट नहीं है, आप देखिए ट्राइंगल का पार्ट नहीं, ट्राइंगल के बाहर है, तो क्या मुझे बताइए, क्या ये ट्राइंगल की हाइट कंसीडर की जा सकती है? क्या इसको मैं ट्राइंगल की हाइट कंसीडर कर सकता हूं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, वो यहां से ले, 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 कहीं से भी ले, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। अगर यहां 10 सेंटीमीटर है तो वो इतनी भी तो 10 ही होगी, वो अंदर आके छोटी थोड़ी हो गई थी, फिर वो पैरेलल कैसे थी? पैरेलल थी नहीं मतलब वो। लेकिन मैंने कहा लाइनें पैरेलल है, तो ट्राइंगल के अंदर की हाइट ले लूं या बाहर, क्योंकि वो ट्राइंगल दोनों पैरेलल लाइंस के बिल्कुल बीच में बन रहा है, वो ट्राइंगल बिल्कुल बीच में बन रहा है दोनों पैरेलल लाइंस के। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो अल्टीमेटली ये जो लाइन थी, ये ट्राइंगल का पार्ट नहीं थी, देन उसको फिर भी हम हाइट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस के बीच में है। सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं, ये 3 पॉइंट इस लाइन दिख रहे हैं, बी डी ई ए दिख रहा है, ए बी डी, ये जो तीनों पॉइंट है ये एक ही लाइन के अंदर है, एक ही लाइन में कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन पे बने हुए पॉइंट है। आप मुझे बताइए ये जो पॉइंट है, अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ करूं, जरा ध्यान से देखें, एक इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ करूं, समझाने के लिए बता रहा हूं, बुक में कहीं ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो आप दिख रहे हैं आपको ये पैरेलल लाइन, मेरे हाथों को देखिएगा, हाथों का मूवमेंट देखिएगा, देखिए पैरेलल लाइन दिख रही है, बिल्कुल पैरेलल लाइन दिख रही है आपको, दिख रही है बहुत अच्छे से पैरेलल लाइन, बहुत अच्छे से दिख रही है आपको, ये लाइनें पैरेलल दिख रही है, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताएं ये जो एनी है, एनी, क्या ये बिल्कुल उन पैरेलल लाइन के बीच की ही डिस्टेंस है क्या? भले ही उस ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, भले ही, क्योंकि वो ट्राइंगल भी उन पैरेलल लाइन के बीच में है और वो जो लेंथ है वो भी उन पैरेलल लाइन के बीच में है, तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी मैक्सिमम, वो
हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो बढ़ेगी घटेगी नहीं ट्राइंगल के लिए। ठीक है, तो ट्राइंगल में आपको ये चीज रटने की जरूरत नहीं कि ट्राइंगल की हाइट उस ट्राइंगल के अंदर ही होगी, अदरवाइज कहीं नहीं हो सकती है। आपने क्योंकि ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं किए इसलिए कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है। और 9th क्लास में भी जो पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट है वो अब हटा दिया गया है, इसलिए बच्चों को पता नहीं होता कि ये चीज भी होती है एक्चुअली। पहले जो हम पढ़ा करते थे या जो पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते थे उसमें 9th में एक टॉपिक था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वहां इसको डिटेल में समझाया जाता था, पर अनफॉर्चुनेटली वो चीज ओमिट हो चुकी है, हटा दी गई है, तो ये चीज आपको समझ नहीं आती है। तो आप समझ गए कि मैंने ट्राइंगल लिया है डीबी, देखा यहां से मैं लाइंस को अभी रहने देता हूं एज इट इज, ट्राइंगल डीबी है, फिर भी एनी लाइन क्यों ले ली मैंने, क्योंकि वो ट्राइंगल और वो लाइन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, तो वो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, वो जो है मैं कंसीडर कर सकता हूं, ये जो डिस्टेंस है एनी मैं कंसीडर कर सकता हूं। आई होप आपको ये बात छोटी सी समझ आ गई होगी कि मैं एनी हाइट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन जो है बुक्स में कहीं पे भी एज सच नहीं गिवन है ना। तो आप ध्यान से समझे कि मैंने एनी हाइट क्यों कंसीडर करी यहां पर, है ना। ये लाइनें पैरेलल दिख रही है आपको, देखिए दोनों लाइंस के बीच बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है 90 डिग्री की। तो अगर मैं इसको इधर लाऊं, मैं यहां से भी कोई लाइन खींच दूं, यहां से खींच दूं, यहां से खींच दूं, वो डिस्टेंस क्या रहेगी थ्रू आउट, अभी तो पैरेलल लाइंस बना रहे हैं उनको, और हाइट जो होती है वो मैक्सिमम होती है हमेशा। ठीक, तो आपको दो इक्वेशन यहां मिल गई, तो अब हम क्या करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे, तो यहां हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल है हमारा डीबी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1/2, पहली इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड किया तो यहां आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, और यहां क्या आएगा हाफ इंटू AD और NE। अब कंफ्यूजन आपके दिमाग में शायद नहीं होगा, देखिए DB इंटू अगेन NE, तो आप देखिए NE से NE हट जाएगा दिस, तो यू विल गेट AD डिवाइडेड बाय DB। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये मैंने किस तरीके से प्रूव किया, ये पार्ट हम कैसे लेके आए। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं AE और EC, ये भी हमको अभी लेके आना है। सेम कॉन्सेप्ट फिर से हम जाएंगे कौन से ट्राइंगल की तरफ, इन ट्राइंगल ADE, ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने तो एक ही बेस माना था AE तो बेस बच गया हमारा, AE बेस तो हमारा बच गया अभी। तो इन ट्राइंगल ADE, ध्यान से देखिए, फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या है आप मुझे बताएं इसका, इस बार AE बेस मान लेते हैं, इसका AE मान लेते हैं। AE क्यों मान रहे हैं, क्योंकि AE की रिक्वायरमेंट हमें आंसर में है। ठीक है, और इसकी हाइट क्या कंसीडर होगी, अब अगर आपने AE बेस माना, ध्यान से देखिए, तो AE पे कौन सी लाइन जा रही है, देखिए DM जा रही है AE के ऊपर, तो इसका ये इक्वेशन 3 हो गई। अब हम कौन से ट्राइंगल के अंदर जाएंगे, इन ट्राइंगल के जो छोटा इधर बनाया था मैंने, इधर वाला, देखिए इधर वाले दो पार्टी अलग, इधर वाले दो पार्टी अलग, DEC, इन ट्राइंगल DEC, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाफ इंटू बेस क्या लेंगे इस बार, हमारे काम का EC है तो EC ले लेंगे, और सिमिलरली DM में हाइट ले लूंगा बाय द सेम कॉन्सेप्ट जब भी मैंने अबव प्रूव किया आपको कि मैं DM कैसे हाइट ले रहा हूं, यहां पर DM हाइट हम लेंगे। ठीक है, तो DM हाइट लेने का भी लॉजिक सेम ही है कि यहां पर ये जो आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं और ये पॉइंट चौथा यहां पर है, तो अगर मैं एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं कुछ, है ना, ये लाइनें ऐसे आएंगी, तो ये अगर मैं, आप देखिए अब ये दोनों फिर लाइनें पैरेलल हो गई, तो मैं अगर ये लाइनें पैरेलल होंगी तो DM जो है उसके बीच की हाइट कंसीडर कर सकता हूं। तो फिर से हम देंगे डिवाइड इक्वेशन 3/4, तो यहां होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, तो यहां होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो होगा AE मल्टीप्लाई में DM, ठीक है, फिर होगा हाफ इंटू EC मल्टीप्लाई में अगेन DM। ठीक है, DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ, सो यू गॉट द वैल्यू AE और EC। तो आपने कहा ठीक है सर, ये तो मुझे समझ आ गया यहां तक, लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा पार्ट इसका बचा है अभी। ध्यान से देखिए, हमने
इन दोनों पार्ट्स को इंडिविजुअली जो है रेशियो में लिख लिया है। देखिए आप AD अपॉन DB और AE अपॉन EC तो आ चुके हैं हमारे पास इंडिविजुअली, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट हमने यहाँ पे लिया है, पर इंडिविजुअली दोनों इक्वल कैसे होंगे, इनको कैसे इक्वल प्रूव करें, तो ध्यान से देखते हैं। ठीक है, आई होप आपने इतना पार्ट लिख लिया होगा, तो मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ ये पार्ट। ठीक है, हम यूज करेंगे इसको, कैसे हमें आगे का पार्ट करना है, तो ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक, और नहीं किया तो आप एक बार वीडियो को पॉज करें और फिर लिख लें उतना पार्ट। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट है, कैसे करेंगे इनको इक्वल, क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझिए। आप एक बात नोटिस कीजिए, यहां पर भी ट्राइंगल ADE है, यहां पर भी ADE है, तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो तो ऑटोमेटिकली इक्वल है, क्योंकि ADE है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है AD को, यहाँ पे ADE है जो रिप्रेजेंट कर रहा है AE को, तो ये दोनों पार्ट तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए, मतलब न्यूमरेटर तो इसके यूं ही इक्वल है। ठीक है, नॉर्मली ही इक्वल है इसके न्यूमरेटर, बट डिनोमिनेटर को जरा देखिए आप, डिनोमिनेटर को देखिए, मैं ये लाइन हटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ आए। ठीक है, ठीक है, ध्यान से आप इसको देखें, आप डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान दें, कौन सा वाला पार्ट है डिनोमिनेटर का आपका। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं जो नॉर्मली आप नहीं पढ़ा था, ये जो ये वाला पार्ट देखें, ये भी 9th क्लास का ही एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर ये लाइनें पैरेलल हो, ठीक है, मैं आपके लिए अलग से ड्रॉ कर रहा हूं समझाने के लिए, C और ये B, तो ये जो आपको दिख रहा होगा, यहां पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल बन रहा है DBE और DEC, दोनों का बेस है D, दोनों का बेस D दिख रहा है आपको, बेस D है, बेस D है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है कांस्टेंट वो सेम है, दोनों की हाइट सेम है। देखिए हाइट कांस्टेंट है दोनों के बीच की। अगर मैं ट्राइंगल लूं DBE और DEC, तो ये जो इनकी हाइट है, ये बॉटम पॉइंट सबसे नीचे, ये टॉप पॉइंट सबसे ऊपर, तो ये हाइट इन दोनों ट्राइंगल के बीच की सेम है, DBE और DEC में, ध्यान से देखिएगा, DBE और DEC में। ठीक है, ये हाइट कांस्टेंट है। तो एक थ्योरम है, थ्योरम ये कहती है, इफ टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड between सेम पैरेलल लाइंस, अगर दो ट्राइंगल्स का बेस सेम हो और वो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो इफ द टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, है ना, दे हैव इक्वल एरियाज, उनका एरिया ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। तो जो ये ट्राइंगल है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE वो बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के। इस कॉन्सेप्ट से दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो गया है तो ऑटोमेटिकली आपका जो DB वाला पार्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, EC वाले पार्ट के। ठीक है, और हमें पता है कि AD ऊपर भी है, AD नीचे भी है, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही चुका है आपका। ठीक है, तो ओवरऑल फ्रॉम अबव सॉल्यूशन हम ये कह सकते हैं, फ्रॉम अबव सॉल्यूशन, कि हम ये बातें कह सकते हैं कि जो AD और DB का जो भी रेशियो बनेगा वो इक्वल होगा AE और EC के। तो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड दैट द साइड्स आर प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये जो साइड्स हैं प्रोपोर्शन में रहेंगी, जो पार्ट्स होंगे वो रेशियो में रहेंगे। यही थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, यही लॉजिक है इसके पीछे का। आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा पॉज करके धीरे से देखिएगा, धीमे धीमे इसको एक साथ देखेंगे नहीं समझ आएगा, ज्योमेट्री में थोड़ा मुश्किल रहता है चीज समझना, बट फिर भी आई होप आपको समझ आया होगा एक एक कॉन्सेप्ट। नहीं कोई भी बात समझ आई है आप बताएं, मेंशन करें कमेंट में कि क्या पॉइंट समझ नहीं आया, क्या मैं ये एक बार फिर कॉन्सेप्ट समझाऊं। बट इसको मेंशन कहीं नहीं करना है कॉन्सेप्ट को आपको, ये अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है क्योंकि 9th क्लास से डिराइव किया गया है। ऐसी कोई भी चीज जो 10th में नहीं आई है वो आपको यहाँ मेंशन करनी है या समझाना है, बाकी ये अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट होता है कि ये हाइट इसके इक्वल होगी। सो आई होप आपको समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट, डेफिनेटली आपको एग्जाम हेल्प करेगा और यू विल गेट फुल मार्क इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।